कि जो निवासी हो 12वीं पास हो 8वीं पास हो, इनके जुम्मे आपने किया है तो इनकी गंभीरता दिख रही है। इसका मतलब यह है कि आपका मैंने 2019 से पूछा है, आप वर्षवार आप उसमें देख लीजिए प्रश्न को, तो थोड़ा सा एक कष्ट और कीजिए, वर्षवार बता दीजिए उसको, 19 से अभी 23 तक। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं जो संख्या जो बता रहा हूं 275, वो 18 के भी है, 19 के भी है। मेरे को ऐसा लगता है कौशिक जी, इसका हल जब तक आप बैठोगे नहीं जाके उनके यहाँ चाय पीते हुए, तब तक नहीं निकल पाएगा। देंगे और आप कक्ष में दे देंगे बोले, उसकी एक जानकारी आज तक नहीं मिली हम लोगों को, कोई नहीं बताया। मैं पृथक से दे दूंगा बोलते हूं, आज तक कभी पृथक से 5 साल में नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन पहले लगा हुआ था, एक सप्ताह बाद उसमें फिर आया क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें, यह कोई कठिन नहीं है भाई। आपने 275 स्कूल को खोला आपने, तो 275 स्कूल को 19 से लेकर के 23 तक के, मतलब कौन कौन से जिले में और कौन कौन से वर्ष खोले, इतने ही तो प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता दिया कि जिलेवार मंत्री जी के ऊपर लगा नहीं रहा हूं कि आरोप वाला हो तो चलो, केवल जानकारी देना हो तो सामान्य जानकारी है। पिछले सप्ताह प्रश्न आया था और इस बार भी प्रश्न आया, तो इतना तैयारी तो होनी चाहिए मंत्री जी की। अब इतने भी यदि तैयारी नहीं है तो मंत्री जी के लिए क्या कहा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत मैंने जिलेवार बता दिया, प्राथमिक शाला में कितने हैं, मिडिल स्कूल में कितने, ये तो बता दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्षवार जिलेवार बताएं, माननीय अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है, वर्षवार जिलेवार बताएं, इतना ही तो है प्रश्न इसमें। आप बताइए वर्षवार और जिलेवार। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि अभी तक 18 चाहे हो चाहे 19 में हो, आपके जो जिला में जब बता दिया हूं कि बीजापुर में 199। अरे वर्षवार बताइए ना उसमें, और कांकेर में कितना, 20 में कितना, 21 में कितना, 22 में कितना, 23 में कितना, आप बताइए ना 275 को। नहीं, 18 में और 19 में ही खोले गए हैं, बाकी मैं तो मैं जिसे बता दिया कि जिलेवार बता रहा हूं आपका कि बीजापुर में 199, कांकेर में, सुकमा में। संख्या है, वर्षवार बोल रहे हैं, पूछ ही नहीं रहा हूं। वो वर्षवार पूछ रहे हैं। आपके पास अगर ये जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं तो बाद में दे दीजिएगा। माननीय, हाँ, उनके ज्यादा क्वेश्चन है, माननीय, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। 18 में माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 में कोई आगे बढ़ा, 2018 में वर्षवार में माननीय अध्यक्ष, मैं वर्षवार अध्यक्ष को जानकारी दे दूं, मैं अलग से दे दूं जानकारी वर्षवार। चलिए। हाँ, ठीक है। मेरा केवल इतना आशय था कि इन्होंने कहा कि हम स्कूल खोले हैं, बहुत स्वागत है। आप इनका हालत देख लीजिए, 275 स्कूल में 185 शिक्षक। मैं यदि पूछ दो शिक्षक का नाम तो ये क्या बता पाएंगे। मतलब ये शिक्षा व्यवस्था की हमारी हालत है प्रदेश के, और ये बड़ी बात करते हैं शिक्षा के लिए। और जब पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ की स्थिति जब आती है, तब है वो 28वां नंबर 24वां नंबर पर ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति को बना दिए हैं। और आने वाले समय में भविष्य क्या होगा विद्यार्थियों का, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल में आप भाजपा सरकार ने भाजपा शासन मैंने बना दिया है। अब 18 में कोई भी नहीं खोला गया था। 18 में चलिए आप, मैं 19 से पूछा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 275 स्कूल खोले गए, मैं पूरा जिलावार जानकारी दे दिया हूं, कितने प्राइमरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत सहृदयता के साथ जानकारी दी कि 185 शिक्षक हैं और जिन शालाओं में शिक्षक नहीं है उसकी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई। वर्षवार ये पूछे थे तो बताए नहीं, बाद में देंगे बोले तो आप निर्देश देते हैं, तो आज तक कोई हमको पृथक से नहीं बताया है। ये अब मैं इतना ही जानना चाहता हूं इसमें कि जो शिक्षक स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है वो कितने शिक्षक हैं, जिलावार बता दें। वर्षवार तो बता नहीं पा रहे हैं। उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनको भुगतान किस मद से होता है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर स्थानीय स्तर पर जो मैंने कहा कि जो व्यवस्था किया गया है उसकी जानकारी सुकमा में 45 और बीजापुर में 210 की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई। मैंने वो नहीं पूछा साहब, उसमें ये पूछा है उनने इनका तनख्वाह कहाँ से आता है, डीएमएस से आता शैक्षणिक है? योग्यता क्या है, कितने भर्ती किए? हाँ जी, अब उनका तनख्वाह कहाँ से देते इनकी हैं? तनख्वाह और पढ़ा कितना है वो ये आदमी? मतलब जो खनिज न्यास जो निधि है उससे उसकी तनख्वाह। और पढ़े हैं वो लोग माननीय जो शिक्षक बनाए गए हैं, पढ़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण लोग। अरे क्या पढ़े हैं? नहीं, उनकी व्यवस्था देखिए भाई साहब, जो माननीय मंत्री जी, माननीय, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। विषय शिक्षा का है, आरोप नहीं है किसी तरह का। आप आरोप लगाते तो आप अव्यवस्थित होते। आदिवासी क्षेत्र का मामला है, आपके डीपीआर ने 300 से ऊपर स्कूल खोले गए, उपलब्धियों में बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं। ये उसके नीचे छपवा दीजिए कि शिक्षक इतने नहीं है। जब आप श्रेय लेते हैं स्कूल खोलने का तो कृपा करके ये बता दीजिए, आप श्रेय लीजिए। शिक्षक कब से भर्ती किए गए, कितने किए गए, शैक्षणिक योग्यता और उसकी भर्ती की प्रक्रिया और वेतन कहां से निकलता है? खनिज न्यास से निकलता है। प्रक्रिया किस प्रक्रिया में भर्ती किया? हेडमास्टर ने भर्ती किया, जिला ने भर्ती किया, कि वो बोर्ड बना है ना बस्तर के लिए और सरगुजा के लिए, उस बोर्ड ने भर्ती की। और कुल संख्या कितनी और शैक्षणिक योग्यता अधिकतम न्यूनतम बता दीजिए, 5वीं पास, एमए पास करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संख्या बता दिया कि प्राथमिक शाला में आपकी जो भर्ती किया हुआ है उसमें जो न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है वो हायर सेकेंडरी पास किया गया है। और उसकी वेतन कहां से होगी? तो आपके जो स्थानीय जो खनिज न्यास निधि है वहां से उसकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज न्यास निधि का उसको कलेक्टर हाथ पकड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई प्रक्रिया एक तो इन लोग स्कूल बंद किए पूरे प्रदेश में, और हमारी सरकार अगर स्कूल चालू करी है, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रहे, तो इन लोग उसमें प्रश्न पे प्रश्न। जी 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 जी, हमारी सरकार ने बंद स्कूल को प्रारंभ कराया है, आप लोगों ने स्कूल बंद कराया और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रहे हैं। लोगों को तकलीफ है। माननीय प्रश्नकाल को प्रश्नकाल तक रन दीजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार है, इन लोगों ने बंद कर दिया था प्रदेश में 3000 स्कूल। ये हमारे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। आप विलंब से आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्यों हो रही है? खाली आपके नॉलेज जवाबदारी में आप एक तरफ तो स्कूल बंद जवाबदारी में आप शिक्षा मंत्री प्लीज शिक्षा का अवसर आप लोग निर्देश करें। आप लोगों ने शिक्षा का अवसर छिना हमारी सरकार ने शुरू किया। मंत्री जी ने पूरा बताया है कितना स्कूल शुरू किया, कितना शिक्षक कार्यक्रम अमरजीत जी, शिक्षकों को भर्ती कराया गया है, अमरजीत से कराया गया है। सक्षम मंत्री का ऐसा है, वक्तव्य आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को उलझाइए मत, तो जवाब दे रहे हैं आप। मैं उत्तर दे रहा था माननीय। आज ही मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। प्राथमिक शाला में 27,150 शिक्षक कम है, पूर्व माध्यमिक में 19,619 शिक्षक कम है, हाई स्कूल में 2,515 शिक्षक कम है और हायर सेकेंडरी में 6,948 शिक्षक कम है। ये आज के माननीय शर्मा जी, ये जो स्कूल जो बंद हुए थे, शर्मा जी, ये स्कूल जो आपने बंद किया था ना, वो हम तो शुरू किए हैं। नक्सली एरिया में जो बंद हुए थे, क्योंकि संवेदनशील एरिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संवेदनशील एरिया है, वहां पर जाता नहीं है। अनूप नाग, ये है कलेक्टर ने हाथ पकड़ के भर्ती किया क्या उन लोगों को? अनूप नाग, कोई प्रक्रिया भर्ती करने की तो होगी, कोई प्रक्रिया को बताएंगे। इस प्रक्रिया के तहत भर्ती हुई। चलिए कि 2 शिक्षक, एक शिक्षक 2 स्कूल को पढ़ा रहे हैं कि कौन हिस्सा को पढ़ा रहे हैं, ये तो मंत्री जी बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं है।
ये हमारी शिक्षा व्यवस्था और मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं। अब क्या बोलूं मैं अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग शिक्षक तक भर्ती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्कूल है, उसमें 2 टीचर हैं, उसमें कौन दिक्कत है? बड़ी बात। अच्छा, नाम दे दो 2 टीचर के। चलो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय पटल पे रख दे, हमको दे दो, अभी दे दो। आप लोगों को तो पूछने का अधिकार नहीं, नाम दे दे अभी। डीएमए प्रार्थना में लोगों ने शिक्षा हम लोगों ने किया है, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई ये मत का जो बंदरगाह किया, मंत्री जी जवाब दिया, 2 टीचर के नाम दे दिया, पटल पे रख दे। अध्यक्ष महोदय, उलझा हुआ प्रश्न है, सदन का सिर्फ 2-3 आप मत उलझाइए। प्रश्न उलझा हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा लिया है उसको। जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन बाकी है, कम से कम आज तो आप जरा मंत्रियों को प्रताड़ित करिए कि बीच बीच में मत खड़े हो। चलिए मैं कर, और अच्छे से चलने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, उसको चलने दीजिए। आप लोग मत आप बोल देना। चलिए अनूप नाग, शिक्षा विभाग के मंत्री को जवाब देने अनूप दीजिए। नाग, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंगला भाषी शिक्षकों से भर्ती के संबंध में मेरा सवाल आदिम जाति कल्याण मंत्री से है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। मेरा सवाल इस प्रकार है, क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व में अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीवी परलकोट क्षेत्र में 133 ग्रामों में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें हटा दी गई है। अब वहां के हटाए हुए शिक्षकों की बेरोजगारी की समस्या आ गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में शिक्षा कर्मियों की जब भर्ती होगी तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी क्या? आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, परलकोट में जो 133 ग्राम है और वहां पे बंगला भाषी लोग रहते हैं वहां पे, और जो भी शिक्षकों की जो भर्ती होती है वो जो बंगला जो जानते हैं उनको वहां पे रखा जाता है। भर्ती बंगला भाषा के नाम पे हो, सहायक शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं जो बंगला जानते हैं उन स्कूल में उनको प्रवेश किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में मुझे ये जानकारी आया है महोदय कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जबकि मैं नियुक्ति के आदेश भी हैं और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उन नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने की भी आदेश की कॉपी रखा हूं। और ऐसी स्थिति में अगर ये कहें कि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं तो गलत जानकारी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बंगला भाषी जो शिक्षक हैं उनको भर्ती किया गया है, और यदि पूर्ववर्ती सरकार ने हटा दिया है तो आप सूची दे दीजिए, उन लोगों के बारे में फिर से सोच लेंगे। उनको नहीं तो उनको कब हटाया गया है? ये तो 15 में हटाया गया जी, 14 में भर्ती हुई और 15 में हटा दिया गया। हाँ, और मेरे सारे शिक्षकों की जो नियुक्ति शिक्षक है उनके काम ही उनको हटाना है। पानी नहीं, उसमें दे दीजिए। पूरा सूची है मेरे पास, नियुक्ति आदेश आपका जो शिक्षकों की सूची, आप सूची को माननीय मंत्री को उपलब्ध करा दें जी, वो मैं उसको दिखवा लूंगा उसको। और जब भर्ती होगा तो निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षकों की भर्ती में बंगला भाषी को आश्वासन मिल जाए कि नहीं, जो बंगला भाषा बस इतना ही चाह रहा हूं वहां जो पढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग से केवल उसी के लिए पढ़ाई, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल पर पढ़ाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाते हैं इसको, तो क्लास 1 पहली और दूसरी में पढ़ाते हैं, ताकि जो लोकल जो जानते हैं वहाँ बंगला भाषा, एक तरफ में हमारा जो किताब छपा है उसमें एक तरफ बंगला है, एक तरफ में आपको हिंदी है, तो वो लोग समझ सकें। और जो बहुत से लोग हैं जो मेरे पास जो जानकारी है, जो 133 गांव में जो पढ़ा रहे हैं वो वही लोकल हैं और उनको भाषा आती है। वो जिन लोगों को निकाल दिया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उनसे सूची ले लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। चंदन कश्यप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था, मंत्री महोदय ने 5 कार्य लिखा है, जबकि पूरी सिस्टम में 123 स्थान पर कार्य करने की सूची दी गई है। पर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आश्रम छात्रावास में लगाए गए सोलर लाइट के एक सेट की लागत क्या थी और इसमें क्या क्या सामग्री प्रदान करना था और किस प्रक्रिया के तहत सामग्री प्रयोग किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न भी है, उनका शिकायत भी था, पत्र में उन्हें कहा है कि वहां जो सोलर लाइट लग रहा है उसमें जो कंपनियां जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने जो काम हो रहा है उसमें रनिंग पेमेंट के लिए पैसा उसमें दिया गया, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसमें उसकी क्या सत्यता हो सकती है।
आपने अपने पत्र में कहा है कि जो जांच के लिए कमेटी बना दी और उस अलग अलग विभाग के होंगे, तो कमेटी बना दी गई माननीय अध्यक्ष महोदय। कमेटी में शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य, ITI, अनुभागीय अधिकारी, लोक निर्माण और सहायक क्रेटा के जो लोग रहेंगे, आपने इस आग्रह किया था कि अलग भी दूसरे विभाग के लोग उसमें कमेटी में रहें। तो कमेटी क्योंकि बन गई है और उसकी पूरी जांच हो जाएगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा प्रश्न, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी मैं पूछ रहा हूं, क्या जो समिति बनाई है वो वही क्रय करने वाले लोगों की समिति बनाई है कि बाहर के लोगों की बनाई? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अलग जांच करने के लिए है। ये कमेटी तो अलग एक जो कमेटी बनाई गई है, माननीय विधायक जी का शिकायत था, कलेक्टर को उन्होंने दिया कि विधायक 175 मद में अंतर्गत कराए जाए कार्यों की जांच के संबंध में। चलिए आप पूछिए। माननीय मंत्री महोदय, आपका जवाब है कि 6 करोड़ से अधिक राशि कार्य बिना भौतिक सत्यापन का अंतिम भुगतान कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय में वित्त नियम एवं निर्देश और भंडार क्रय नियम का पालन भी नहीं किया गया है। बिना कार्य पूर्ण किए ठेकेदार को अंतिम भुगतान कैसे कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा भुगतान नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तो जो काम चल रहा है और रनिंग जो भुगतान होता है एडवांस में वो किया गया है। जब पूरा काम हो जाएगा तब तो पूरा पेमेंट होगा। इस बीच में आपकी शिकायत आ गई, कमेटी बन गई, कमेटी जांच कर रही है और जांच में जो भी फाइंडिंग उसमें आएंगे तो उसके सारे उसमें कार्रवाई करें। माननीय 6 करोड़ में से कितने करोड़ की भुगतान हो चुकी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, 6 करोड़ में से ये दो कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक अल्ट्रारेट सेल एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, इसको इनका जो काम है वो 4,99,000 का 4 करोड़ 99 लाख का काम दिया गया है। उसमें इनको 3 करोड़ 83 लाख इसकी एडवांस दिया गया है इसको। और दूसरा एक जो कंपनी है वो AJ सप्लायर, ये बस्तर का है, इसको काम दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय और इसको 1 करोड़ 36 लाख 35,000 का काम दिया गया है। इसको 80,000 का एडवांस। चलिए मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, आपने बिना भौतिक सत्यापन के कैसे भुगतान कर दिया? क्या उसके पहले भौतिक सत्यापन किया गया क्या? मैं माननीय मंत्री जी से नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये तो चूंकि काम चलता रहता है, सामान उसके वहां जो सोलर लाइट जो बना रहा है वहां बहुत से सामान उसको भेज दिया था, वो रनिंग आपका पेमेंट है। ये पूरा भुगतान माननीय अध्यक्ष में नहीं हुआ है, रनिंग पेमेंट, और इसीलिए अभी कृष्णमूर्ति मांझी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं बताना चाहूंगा इस कार्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सोलर लाइट बैटरी जहां 24 वाट का लगना था 2 सेट, वहां 12-12 वाट के 2 सेट लगा के वो पैसा पूरा आहरण कर दिया गया है और मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं विधानसभा समिति से जांच कराया जाए और भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिया जाए। चलिए जांच कराने का आश्वासन दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, प्रश्न लगने से पहले मैं जब क्षेत्र में दौरा गया एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ था। प्रश्न लगने के बाद आज उस क्षेत्र में जाकर अनंत फार्म काम किया जा रहा है और वो उल्टा पुल्टा काम किया जा रहा है। इस पर दोषी अधिकारियों पर निलंबन कार्रवाई की जाए, उसके बाद जांच प्रक्रिया चालू की जाए। माननीय मंत्री जी, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किसी प्रकार की उनको शिकायत है तो आप अलग से जांच कमेटी बना के जांच कर लें कि आपके प्रश्न आने के बाद वहां काम शुरू हुआ है कि पहले शुरू हो गया। प्लीज समिति की जांच समिति के लिए यदि आपने निर्देश किया है माननीय अध्यक्ष जी, तो जांच समिति के लोग और अवधि की भी घोषणा होनी चाहिए क्योंकि समय कम है। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और, जब शिकायत प्राप्त हुआ है, जांच चल रहा है, जांच कब तक प्राप्त होगा और काम कर रहे हैं, उसलिए मैं चाहता हूं जांच समिति में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। ठीक नहीं, जांच कमेटी को, चूंकि जांच कमेटी बन गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी लोग अपना जांच कर लें। चलिए कोई पदाधिकारी शामिल कर लीजिए। जो निर्देश दिया उस बिंदु को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो बता दें मंत्री जी। चलिए चौथा, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार चौथे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उन पर भी थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं
कि ये मानपुर मोहल्ला के बारे में मैंने पूछा है कि 2020-21, 22-23 तक 2 करोड़ 17 लाख का, माननीय अंतर जी पूछने दीजिए ना। नहीं, मानपुर के बारे में पूछ रहे हैं। मानपुर मोहल्ला, हाँ, राजनांदगांव का। अच्छा अच्छा, है ना। अरे यार, चलिए क्या अध्यक्ष जी 9 करोड़ 17 लाख का आवंटन दिया था। कितने एकलव्य महाविद्यालय को दिया गया था मंत्री जी, है ना। एकलव्य विद्यालय को दिया गया था। एक तो ये है, और दूसरा बता दीजिए, एक तो वहां भी समस्या आया और यहां भी समस्या है। आप इतने दिलेरी के साथ बिना क्रय भंडारण नियम पालन करने का हौसला तो आप ही में है मंत्री जी। आपने जो मैंने पूछा है ना, और स्वीकार भी करते हैं, दिलेरी के साथ पूर्णतः क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। और कब से नहीं किया गया? ये सरकार जो काम करती है अध्यक्ष महोदय दिलेरी से ही करती है। कोई कोई संकोच नहीं, जो चलेगा खुलेआम चलेगा। कब से पालन नहीं किया गया अध्यक्ष जी? कब से पालन नहीं किया? तो आप देखिएगा 20-21 में भी पालन नहीं किया गया, और 21-22 में भी पालन नहीं किया गया, 22-23 से भी जो खरीदी गई समिति है उसमें भी पालन नहीं किया गया। अब क्या किया जाए अध्यक्ष जी? आप बताइए कि क्रय नियमों का पालन नहीं, ये दिलेरी की बात है कि भ्रष्टाचार की बातचीत है कि इस पर कार्रवाई करने की बातचीत है? क्या आपको लगता है मंत्री जी? आप ही अपना निर्णय नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर सदस्य जी क्या चाहते हैं इसमें? हैं? मैं चाहता हूं, अगर 9 करोड़ 17 लाख रुपए का आपने उपयोग किया है, और क्या क्या सामग्री किया है ये अलग प्रश्न है, कौन एजेंसी है वो अलग प्रश्न है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने पैसे का उपयोग करने के बाद उसको नियम में आपके आता है कि नहीं आता है? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो जांच समिति है उनके ऊपर, और आप मौन बैठे हुए हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं और पूरा अपराध पर लेकर के बैठे हुए हैं, और इसकी जांच इतना बिचारा बन करके काम करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां उसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो कार्रवाई तो मैंने किया है। माननीय अध्यक्ष जी उसको कर दे अध्यक्ष जी, करने के बाद कार्रवाई भी होगी, तो बताइए किस टाइप का कार्रवाई करेंगे और कब तक करेंगे? क्योंकि उसका भी भंडार क्रय नियम का, आपके भी पक्ष के मंत्री विधायक उनका भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न था, यहां भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 इसमें मूल्यांकन समिति का गठन नहीं हुआ था, इसलिए सत्यापन नहीं हुआ। और उस समय थे नरेंद्र मरिया, वहां के प्राचार्य, वो उनका निधन हो गया, इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 और 1/4-21 से 23/12-21 तक इसमें सत्यापन नहीं हुआ। कमेटी वित्त नियंत्रण की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और उस समय जो कार्रवाई उसमें हुआ, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उस समय वहां के प्राचार्य थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोगों ने विभागीय जांच संस्थापित उसमें किया हुआ है। दिनांक 14/2/2022 से 31/3/2022 तक ये सत्यापित हुआ, समिति गठित की गई थी, और ये उसमें जो जांच पाई गई उसमें भी ये था कि क्रय नियम का पालन उसमें नहीं हुआ। तो माननीय अध्यक्ष में तमाम इन वर्षों में नरेंद्र मरिया, इसका निधन हो गया, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उस समय प्राचार्य थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्री छब्बीलाल चंद्रवंशी, ये उस समय आपके 23 में अनुशासन का कार्रवाई की जा रही है। और हाँ, बात, और वहां पे एसी को प्रभार दिया गया, एसी भी था आपके वहां ट्राइबल विभाग का, और प्राचार्य भी था, और शिक्षा वो आपके वो भी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेखराम मात्रा, ये भी प्रिंसिपल थे,
उसको भी कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष ने जितने वहां पर प्राचार्य ने गलती किया है सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और अभी वहां पे प्राचार्य डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया है। तो क्या उसके और आगे किसी बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो कार्यवाही आप कर रहे हैं क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं, कि आप केवल यह है कि जो मर्डर किया हो और उसको जमानती धारा दे रहे हैं, आप इस टाइप का कार्रवाई करवा रहे हैं आप? तो मेरा यह कहना आपसे अध्यक्ष जी, क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी आप बता दीजिए, क्या भंडारण क्रय नियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही क्या? और दूसरा है कार्रवाई एक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भंडार नियम क्रय नियम का जो था उसका उल्लंघन हुआ, इसमें तो कार्रवाई हो रही है। और किसमें कार्रवाई हो रही है? क्या उन्हीं के नियम भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है क्या? मैं इतना ही पूछ रहा हूं। उसके अलग से कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या क्या अनियमितता हुई जानता है माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रकरण में जो अनियमितता माननीय अध्यक्ष महोदय, भंडार माननीय अध्यक्ष महोदय, पालन नहीं किया गया इसलिए कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसको कार्रवाई भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत हो रहा है या नहीं हो रहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय किए गए सामग्री में भंडार क्रय नियम 2002 एवं यथा संशोधित नियम 2022 के नियम 3, नियम 4, नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका क्रमांक 2 1995 के सरल क्रमांक 1 एवं छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 के खंड 2 के अधीन नियम 8 एवं नियम 9 का पालन उसमें नहीं किया गया। ये जो होगी नहीं धारा, इसके तरफ कार्रवाई होगी। ठीक है अध्यक्ष जी, आप इसके एक दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न, जिन नियमों में अनियमितता पाई गई तो वो कौन कौन से क्रय सामग्री थे और उसकी कौन कौन एजेंसी था, जिसमें क्रय में क्या क्या सामग्री है जिसमें अनियमितता पाई गई? इतना डिटेल नहीं जाते। चलिए चंद्राकर जी। अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर माननीय अध्यक्ष जी एक साथ देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत कभी कभी आते हैं जिसमें शासन स्वीकार करता है। ठीक है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें कब आई? एक, जांच समिति गठित की गई तो जांच समिति में कौन कौन थे और उन्होंने क्या अनुशंसा की, क्या कार्रवाई की अनुशंसा की, किन किन बिंदुओं पर जांच करके क्या क्या अनुशंसाएं की, और जांच समिति कब गठित की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका ये पहले प्रश्न आ चुका था। ये माननीय विद्याभूषण के द्वारा उस समय प्रश्न आए दिसंबर में 22 आपकी अभी दिसंबर, वो उसके बाद हम संज्ञान में आया। संज्ञान में हम यहां से अधिकारी भेज के मैं उसकी जांच कराए थे, ताकि उसमें जो लोग वहां रहे वहां पे जांच किए, तब ये सारी बातें उस माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कौन अधिकारी जांच समिति में कौन कौन थे, किस किस बिंदु पर जांच हुई और कब रिपोर्ट आपको मिली और उस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी क्या? तो यहां से अधिकारी भेजे थे बोलते हो तो जांच समिति का नाम आ जाए, अवधि आ जाए, विषय आ जाए, अनुशंसाएं आ जाए। सिंपल सा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो वित्त नियंत्रक, अध्यक्ष और कार्यालय अधीक्षक ये सदस्य होते हैं और कनिष्ठ लेखा अधिकारी इसके मेंबर होते हैं, इनके द्वारा जांच कराएगी। चलिए कर रहे हैं आप गड़बड़ा क्यों रहे? मैं जो पूछा उसमें उत्तर आ गया, आप बोलेंगे तो मैं बैठता हूं। आपने पूछा कि कौन कौन जांच कमेटी में थे, चलिए बता दिया कि वित्त नियंत्रक इसके अध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक सदस्य और कनिष्ठ लेखा अधिकारी से सदस्य रहे। मैंने कहा था भैया अधिकारी जांच के बिंदु, जांच की अवधि, आपको रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, अनुशंसाएं क्या थी, ये कहा। एकलव्य विद्यालय जो है अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों के हित को लेकर के बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 चीज पूछना चाहता हूं, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। इसका कंट्रोल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? एक मतलब इसका नियंत्रण एकलव्य विद्यालय का छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि दिल्ली की सरकार कर रही है? एक। दूसरा, वहां पर साला विकास समिति बना के आपने जनता की भागीदारी कराया है कि नहीं कराया है? 2। और लोरमी में तो अध्यक्ष महोदय उसके जमीन के लिए लड़ाई से लेकर के इमारत बनने तक और मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन तक
मैं बाहर से ही उस स्कूल को देखा हूं, न तो उस स्कूल के प्रिंसिपल कभी बुलाते और न हम जबरदस्ती उस स्कूल में जाते। तो क्या आप ये निर्देश करेंगे कि मैं उस स्कूल का निरीक्षण कर सकूंगा? ये आप अपने अधिकारियों के माध्यम से उस स्कूल को निर्देश देंगे क्या? मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वुहान के लैब के समान उसको मत रखिए, चाइना के वुहान का लैब तरीके उसको मत रखिए, लोहे की दीवार में मत रखिए। वो जनता के पैसे से गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए बना है, इसलिए पूरी तरह से वहां पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि ये सरकार आपके कंट्रोल में है कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है? वहां शाला विकास समिति बनी है या नहीं बनी है? और आप हर जनप्रतिनिधि को जिनके जिनके क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय है वहां से निमंत्रण देके समय लेकर के हमको उसका निरीक्षण कराएंगे क्या? शहर सरीखे लगता है अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े शहर के समान बसा हुआ है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अब जबरदस्ती थोड़ी चले जाएं, तो आप बताइए थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, आवास विद्यालय हो, कोई विद्यालय हो, उसका निरीक्षण आप कर सकते हैं। ये हाँ, एकलव्य विद्यालय कर सकते, बोल तो रहा हूँ, कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में अधिकारी को निर्देश दीजिए कि हमको निरीक्षण करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये जो प्रश्न आया था कि जो कौन कौन उसमें जांच किए, जांच जो किए थे, ये पदेन आयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ये जो जब कमेटी उसमें बना था, और उसमें जो जांच के जो मुद्दे उठाए गए थे कि प्रश्नाधीन अवधि में राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति राजनांदगांव की वर्षवार और मध्यवार कितना आवंटित हुआ और क्या क्या उसमें खरीदी की गई थी। आप इसी में बहुत पूछे थे ना, क्या क्या खरीदी की गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय? नहीं, तो जो खरीदी की गई थी ना, और उसमें बहुत सारे आपका आगे बढ़ा दीजिए भाई। नहीं भाई, आप इतना आगे मत करिए। प्रश्नाधीन अवधि में पूरा उत्तर आ रहा है, आप इत्मीनान से अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय समिति को किस किस मद में कितनी कितनी तिथियों में राशि आवंटित की गई थी। प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय समिति अधीनस्थ विद्यालयों में कौन कौन से सामग्री कब कब किस किस दर पर कितनी कितनी मात्रा में क्रय की गई, अधीनस्थ विद्यालयों में कब कब किस चालान पर दिनांक को सामग्री का वितरण किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई सामग्री हेतु वित्तीय संहिता भंडार के नियम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, क्रय समिति में कौन कौन सदस्य थे, भौतिक सत्यापन समिति में कौन कौन थे, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला और विद्यालय स्तर पर सामग्री खरीदी में वित्तीय संहिता के भंडार नियम का उल्लंघन किया गया। वित्तीय नियमितता में कौन कौन से अधिकारी ये बिंदु थे, ये उनके जांच बिंदु थे। आप जांच के बिंदु आपने पूछा था, जांच के बिंदु मैं बता रहा हूं। आपने जांच के बिंदु पूछा है, एक मिनट ना, आपने जांच के बिंदु पूछा, बता रहे हैं। जांच का बिंदु आपने पूछा था ना, चलिए, तो जांच के बिंदु है, तो जांच के बिंदु बता रहे थे ना। अध्यक्ष महोदय, जांच के बिंदु मैं पूछा था, इसके प्रश्न के उत्तर में ठीक है, बाद में आया तो क्या बात। इसके अभी भी सुन लो भाई, आगे सुन लीजिए ना। चलिए 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 चलिए, आप शर्मा जी क्या पूछना चाहते हैं? शर्मा जी पूछे। एक प्रश्न पे 4 आ चुके हैं। करता हूँ, मैं करता हूँ, आपकी व्यवस्था। माननीय मंत्री जी ने चंदन कश्यप जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी दोनों के प्रश्नों में यह स्वीकार किया है कि भंडारण एवं क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमको संज्ञान में तब आया जब दिसंबर के महीने में विद्यारतन भसीन जी का प्रश्न लगा, तब। आप भी वही कर रहे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप पूछे ना, पॉइंटेड पर पूछे ना। मेरा पॉइंटेड प्रश्न ये है कि 3 महीना पहले आपके संज्ञान में विषय आया, आपने जांच के बिंदु तय करके जांच की कोई समय सीमा तय की क्या? नंबर 1 जी। नंबर 2, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निलंबन के साथ साथ आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए थाने में FIR कराएंगे क्या? अच्छा, ऐसा बोलिए, थाने में FIR कराएंगे क्या? जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी ना मान्यता। अरे जांच की कोई समय सीमा होगी? समय सीमा है ना, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में 3 महीना पहले आया, आपने स्वीकार कर दिया। विधानसभा प्रश्न के माध्यम से आया था
तो पूरा रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, इसकी एफआईआर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई भी होगा और एफआईआर भी करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष, कब होगी ये बताओ ना। अब ये छोड़िए, अध्यक्ष जी कोई समय नेताजी, नेताजी चलिए, नेताजी पांडे जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष, नेताजी को पूछ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आसंदी से निर्देश जाना चाहिए मंत्रियों को। अजय जी, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं, कैसे उत्तर देंगे? अरे आप उसका 3 बार दे चुका हूं भाई, विषय उनका है, अपने अनुसार चाहते हैं, कैसे संभव? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है आसंदी से कि एक तो मंत्रियों को सख्त निर्देश दीजिए कि तैयारी से आए। हाँ चलिए, दूसरा, ठीक है, दूसरा और हमारे सदस्य पॉइंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं जी, उनको पॉइंटेड उत्तर देना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। आप सदन में, माननीय मंत्री जी, आप सदन में उस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा करेंगे क्या और एफआईआर करेंगे क्या उनके खिलाफ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने उसमें प्रिंसिपल थे सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय? बताइए क्या कार्रवाई की गई है और माननीय अध्यक्ष महोदय उनके ऊपर एफआईआर करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उसमें जो प्राचार्य थे 2020-21 में, नरेंद्र मरिया, क्योंकि उनका निधन हो गया, सुन तो लिए मेरे बात माननीय, क्योंकि उनका देहांत हो गया इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक। दूसरा, संगीता राविंस, विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसकी विभागीय जांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है, उसकी विभागीय जांच के आदेश हम लोग कर दिए हैं, इसको विभागीय जांच उसकी होगी। छविलाल चंद्रवंशी, ये भी प्रिंसिपल थे वहां पर, ये भी विभागीय जांच इसकी संसाधित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर सहायक ट्राइबल प्रश्न कुछ किया जा रहा है, मंत्री कुछ उत्तर दे रहे हैं। अरे शर्मा जी, आप सबका उत्तर, सबका उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार और मंत्री जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कर रहे हैं, हमारा आरोप मंत्री जी को जवाब दे। नहीं है। ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न आदिवासी जमीन को क्रय विक्रय को लेकर था। माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है कि जिला कबीरधाम में 38 प्रकरण का अनुमति है, 43 प्रकरण खारिज किया गया और 140 प्रकरण लंबित है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि ये खारिज प्रकरण, एक पवन तरा का निवासी है नारायण गौड़, जो जिन्होंने अपने जमीन को बेचा है बैतल साहू से, उनका प्रकरण खारिज कर दिया गया है। उनका प्रकरण फरवरी का था, तो इसका मापदंड क्या है? न हितग्राही को सूचना दिया जाता है विभाग से। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि ये जितने भी खारिज प्रकरण है और जितने भी लंबित प्रकरण है, उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अध्यक्ष, जितनी जानकारी माननीय सदस्य ने पूछी उसकी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, और पर्टिकुलर जो उन्होंने नाम बताया, जो कौन सा, तो 43 प्रकरण खारिज है, इसमें सूची आपके माध्यम से मिला है, सभी हितग्राहियों का नाम मिला है। तो एक उदाहरण के तौर पे दी हूं कि नारायण गौड़, जिन्होंने अपनी जमीन बेचा है बैतल साहू से, उनका प्रकरण खारिज कर दिया गया है। तो क्यों खारिज किया और उसको सूचना दिया कि नहीं दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें तो आदिवासी जमीन का बेचने का प्रावधान नहीं है सामान्य वर्ग को, और जैसे कबीरधाम जो जिला है वो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। वहाँ जो प्रकरण आए उसमें जांच करके कलेक्टर को, क्योंकि इसमें अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, तो कलेक्टर ने जांच करके उसमें जो परमिशन देने लायक थे उसमें परमिशन दिए,
और जो खारिज किए गए हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां हर केस में रही होंगी, और उसके बाद भी अगर ये जो जानकारी दे रही है कि वो प्रकरण जो खारिज हुआ है उसके बारे में मैं इनको जानकारी दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुमति प्राप्त प्रकरण है 38 प्रकरण, उसको भी मैंने पढ़ा है। उसमें सेलेक्टेड व्यक्ति का नाम है जिनको अनुमति दिया गया है, वो सक्षम है। मैं जानना चाहती हूँ जो गरीब तबके के, जो मध्यम वर्ग है, उनका खारिज हुआ है, तो ऐसा क्यों? मैं जांच चाहती हूँ आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सक्षम व्यक्ति को परमिशन दिया गया और सक्षम नहीं है उसको नहीं दिया गया। जमीन कोई भी व्यक्ति अगर खरीदेगा तो जो सक्षम होगा वही जमीन खरीदता है। अगर किसी के पास पैसा होगा ही नहीं तो कहां से जमीन खरीदेगा? और जो भी परमिशन दिया गया है वो सही है। जिसको नहीं मिला है, जो आपका निरस्त हुए हैं, मैंने बताया उसके बारे में बता दें कि किस कारण से निरस्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सक्षम आदिवासी की बात है, मैं प्रमाण भी चाहूंगी। और इस मामले में, इस जमीन के क्रय विक्रय के मामले में काफी लेन देन का भी मामला आता है, फिर भी हितग्राही भटकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा अगर कोई कहीं। बघेल लखेश्वर बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आश्वासन चाहती हूँ कि जांच होगा। जांच होगा बता दिए ना, जांच कर लेंगे, आप दीजिए जांच। धन्यवाद। उसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर आपको लगता है कि किसी का निरस्त किया गया है और गलत ढंग से निरस्त और किया जो गया है, 140 प्रकरण लंबित है, मैं उनके भी जल्दी निराकरण चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी की जमीन को एक वैध परमिशन ऐसे कोई भी कलेक्टर नहीं देगा। उसमें जांच करते हैं और जो उसके जांच के जो भी बिंदु हैं, जो उसमें परीक्षण करते हैं, उसके मुताबिक परमिशन दी जाती है। अब परमिशन मान लीजिए लगी है 100-200, तो ऐसा नहीं कि 200 के 200 को उठा के परमिशन दे देगा और सब जमीनों को बेच दिया जाएगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि कबीरधाम जिले में जो परमिशन दिए भी गए हैं उसमें बाकायदा कलेक्टर ने ये भी उसमें एक नियम बनाया था कि जो आदिवासी जमीन बेच रहे हैं उतनी ही जमीन वो बराबर और खरीदेगा, भले वो कम रेट की खरीदेगा, क्योंकि खेती किसानी के लिए मान लीजिए उसकी जमीन शहर में है तो ज्यादा रेट पे बेचेगा और ग्रामीण क्षेत्र में वो ज्यादा कम रेट पे उसको खरीदेगा। तो उसको उस प्रकार से उसने जो परमिशन दी है उसमें वो भी एक मापदंड है। चलिए जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पर जल्दी निराकरण चलिए। लखेश्वर बघेल जी जल्दी चलिए। अध्यक्ष महोदय, जमीन के सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, नवीनीकरण से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत विवरण दिए हैं, लेकिन आपके विवरण में 2021 और 20-21, 21-22, 22-23 में बस्तर जिले से संबंधित 2404 प्रकरण लंबित है। सिर्फ बस्तर जिले के लिए पूछा था, तो ये 204 कब तक 2404 कब तक निराकरण हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो भी मामले लंबित हो समय सीमा में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जितने भी मामले लंबित हैं वो समय सीमा में हैं और पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से उनका निराकरण किया जा रहा है। और अभी भी लगातार हर टीएल की बैठक में, हर समीक्षा बैठक में कलेक्टरों ने निर्देश दिए हुए नीचे के अधिकारियों को कि जो भी मामले नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, उनका निराकरण किया जाए और निरंतर किया जा रहा है। लेकिन 2021 में सीमांकन के लिए 364, नामांतरण 466, बंटवारा 101, नवीनीकरण 37, 2021 से अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो 21 वाला कब तक पूर्ण हो जाएगा, निराकृत हो जाएगा? मैंने बताया ना माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा में है। समय सीमा 2021 का है और अभी तक 2021 का है, उसका कब तक निराकृत हो जाएगा? ठीक है, आप उसकी सूची दे दीजिए, हम उसको जल्दी जल्दी निराकरण करवा देंगे। चलिए, धन्यवाद। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी आत्मानंद के बारे में मैंने पूछा है कि कितने स्कूल खोले गए और कितने भवन विहीन है, और तो मंत्री जी का जवाब आया है कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए। पूर्व से संचालित विद्यालयों में
स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए हैं, भवन विहीन नहीं है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने स्वामी आत्मानंद का बहुत ढिंढोरा पीटा और पीटने के बाद में भवन विहीन नहीं है, तो भवन विहीन का आशय मंत्री जी का क्या है कि जो टेम्परेरी अभी चल रहा है उसी को अपन स्कूल मान लिए हैं कि उसका नया भवन बना रहे हैं? ये थोड़ा सा पहले आप जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल हैं पहले से, आप अगर यहाँ पर रायपुर में जैसे अमाना का आर.डी. तिवारी स्कूल है, पहले से स्कूल है वो, क्योंकि वहाँ बच्चे वहाँ पर कम थे, उसको भी एक था कि जहाँ बच्चे कम रहते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम खोलेंगे। तो ऐसे जो खुद के भवन हैं उसी में खोला गया, अलग से उसकी कोई भवन की व्यवस्था उसमें नहीं की गई। हाँ, अलग से भवन की योजना में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हिंदी मीडियम के स्कूल को इन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में वहां के बच्चे को निकाल दिया गया और निकालने के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि भवन अलग से नहीं बनाएंगे। या तो मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, थोड़ा अधिकारी से बात कर ले। मेरे जानकारी में उसके अलग से भवन बना रहे हैं, मेरे जानकारी में है, लेकिन मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, नया बना रहे हैं उसका। दूसरी बात, इन्होंने 181 विद्यालयों के आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार निर्माण हेतु निविदा बुलाई है। अभी ये निविदा कब बुलाई गई है उसके जीर्णोद्धार के लिए? थोड़ा सा ये तारीख बताएंगे मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये कि हमने कोई कब्जा नहीं किया है। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित किया हुआ है और जो स्कूल हमने किसी को भगाया नहीं, वहां पे नहीं है। वो 2 पाली में लग रहा है, उसमें जहां जहां बच्चे हैं वहां पर अंग्रेजी भी लग रही है और हिंदी भी लग रही है, तो वहां से किसी को हटाने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि 181 में निविदा बुलाई गई। ये 181 स्कूल का है, तो उसमें ये अलग अलग माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आर.डी. तिवारी का स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसमें जो काम इसमें हो रहा है प्रकरण के आधार पर, और बीपी पुजारी भी स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी है, आरईएस है, पीडब्ल्यूडी है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय इसके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई निविदा नहीं बुलाई गई है, जीर्णोद्धार हो गए हैं, डीएमएफ से राशि दे दी गई है, उसका बंदरबाट हो गया है। मैंने इसीलिए कहा कि उसका तारीख बता दे कि निविदा कब बुलाई गई है और निर्माण कब हुआ है। मंत्री जी पर नहीं बता पाएंगे। नहीं, माननीय अध्यक्ष, उसकी समुचित जांच कराना पड़ेगा पूरे प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, समुचित जांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग डेट में इसमें बुलाई गई है। बताइए ना। 25/2/81 का बताओ। 25/2/21 है, 17/5/21 है, 16/3/21 है, ये अलग अलग डेट में 11/5/22 है, ये अलग अलग डेट में बुलाई गई है। मैं पूरा जानकारी आपको दे दूंगा। बहुत पर्ची। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो बालक शाला है उसको कब्जा किए, सब बच्चे कलेक्टर के पास में गए, उनको निकाल दिए थे, तब उसको ले दे करके हम लोग सब बातचीत किए तो रखे गए, और इसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अब इसमें मैंने पूछा है कि सेकंड, कि उसमें जो स्कूल खोले गए हैं कितने पद स्वीकृत है, कैसे भरे गए, उसमें भी उत्तर वही आया है कि 10,307 पद भरे गए, तो 4,283 प्रतिनियुक्ति से और 6,024 अस्थायी नियुक्ति, और ये हो गया आपका 10,307। मतलब उसका आपने कोई सेटअप तैयार किया है और सेटअप के आधार पर उसके विज्ञापन जारी करके उसकी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, और कब करेंगे उसको बताइए। ये प्रतिनियुक्ति वाले को माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके सेटअप तैयार किया गया है और उसमें मैंने कहा कि जो उसमें एक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पे भेजा जा रहा है, और उसके बाद अगर बचते हैं तो संविदा में उसकी नियुक्ति होगी, ये प्रक्रिया उसमें अपनाई गई है। तो प्रतिनियुक्ति पे और संविदा, ये दो उसमें व्यवस्था की गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब प्रतिनियुक्ति और संविदा हुआ तो उसके कोई सेटअप बना है कि नहीं बना है, वही तो आपको पूछ रहा हूं। सेटअप बना माने थे, तो सेटअप पे आप विज्ञापन जारी करके भर्ती स्थायी करेंगे कि उसका संविदा में चलाएंगे? नहीं, सेटअप बना हुआ है और सेटअप के आधार पर जहां पर प्रतिनियुक्ति में अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसकी विज्ञापन जारी करते हैं।
या आप किसी विषय की अगर नहीं मिल रहे हैं तो विज्ञापन जो जारी करते हैं उसके आधार पर नियुक्ति होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, काउंसलिंग के द्वारा। रंजना दीपेन साहू, एक प्रश्न, एक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं केवल एक प्रश्न, फिर अजय पूछेंगे कि ये जो नियुक्ति जो आप किए अस्थायी, इसकी कोई शिकायत आपको मिली है? माननीय कार्रवाई हुई है शिकायत मिलने के आधार पर? रंजना दीपेन साहू, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसे कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और पूछ लीजिए आप अधिकारियों से। चलिए बाद में पूछ लेंगे। 7 जगह से उसकी शिकायतें हुई है। कितने प्रश्न पूछेंगे? और आपने बृहस्पति सिंह जी, यूडी मीन जी और बाकी लोगों की शिकायत के आधार पर जसपुर डीओ का निलंबन हुआ है, बात सही है? आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी लेकर आपको अवगत करा दूंगा। ये असत्य कथन कर रहे हैं। मैं जानकारी लेके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से जानकारी लेके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। 16 बर्खास्तगी हुई है और अनेक लोगों ने शिकायत किया है, जिसमें आपके जनप्रतिनिधि भी आपको शिकायत किए हैं और शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। माननीय, चलिए आपकी जानकारी को लेके माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ क्या हो गया? ये इसमें लिखा है प्राक्कलन तैयार किया गया। मुझे ये जानना है और आप भी जानिए मेरे ख्याल से कि जो मापदंड क्या क्या तय किए गए हैं, प्रयोगशाला होगी, 4 कमरे होंगे, 2 हॉल होंगे, स्टाफ रूम होंगे, महिला वॉशरूम होगी, जेंट्स वॉशरूम होंगे, खेल का मैदान होगा, ग्राउंड होगा। चलिए ना प्रश्न कहा जाए, रंजना कहा जाए। मापदंड है जिसके प्राक्कलन कौन कौन एजेंसी द्वारा तैयार किए गए, एजेंसी नहीं बताई है। और दूसरा, इसमें लिखा है अस्थायी नियुक्ति दी गई, तो अस्थायी सेवा भर्ती नियम शासन के पास है क्या? कौन सा अस्थायी नियुक्ति है, किस प्रक्रिया के तहत अस्थायी भर्ती की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये कि जो जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की आवश्यकता होगी, मापदंड होगा, आपने तो खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा प्रदेश में प्राक्कलन पूछे हो ना, निविदा बुलाई नहीं गई। माननीय अध्यक्ष अपने मन से पैसा जारी करते गए हैं और इसमें मैं जांच की मांग कर रहा हूं आपसे कि इसके जितने भी माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जितनी आवश्यकता होती है उसकी जांच में मांग कर रहा हूं। मंत्री जी उसके जांच कराएंगे क्या? माननीय धर्राशाही हुआ है, बंदरबाट हुआ है डीएमएफ का पैसा का, और बिना प्राक्कलन के निर्माण कार्य हुआ है, उसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि जितनी इसको जो स्कूलों में जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की, लाइब्रेरी की, वो उसके आधार से प्राक्कलन बनता है, उसकी स्वीकृति को होती है। और बताएंगे क्या लोगों को? इसी में खेल है, इसी में तो खेल है। अरे भाई, तो जितनी आवश्यकता होगी उसी का तो एस्टीमेट बनेगा, इसका और इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रंजना दीपेन साहू, जय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री से जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी, जो नवीन बैंक शाखाएं खोलने की धमतरी में आपकी कोई योजना है क्या और इसमें मांग पत्र गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक जी ने पूछा है, तो इनके क्षेत्र में जहां जहां अभी तो धमतरी में इनकी बैंक है और उसमें प्रस्तावित किया गया है, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय इसका प्रस्ताव उसमें आया है। आपदी में जी इसका प्रस्ताव हमको मिला है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बैंक की शाखा सीधे हम लोग नहीं खोल सकते, इसके लिए आरबीआई की आवश्यकता पड़ती है और आरबीआई से हम लोग भेजते हैं प्रस्ताव और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही हम उससे आगे की कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आमदी के लिए क्या आपने प्रस्ताव भेज दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां मांग आई है उसकी जानकारी हम आरबीआई को भेजते हैं, आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद ही उसमें आगे की कार्रवाई होती है। ये प्रस्ताव भेजा गया माननीय माननीय मंत्री जी ने, मैंने इसमें बहुत सारे पत्र लिख के मंत्री जी को अवगत कराया कि हमारे यहाँ जो 3-4 ऐसे स्थान है, जो डोबान का जो क्षेत्र है, वहां से 50 किलोमीटर लोगों को धमतरी आना पड़ता है बैंक के लिए, और बैंक में लेन देन करते पूरा दिन उनका चला जाता है, पूरा एक दिन उनको लग जाता है और तो दूसरे दिन फिर इनको आना पड़ता है। तो वहां पर आपने बैंक की शाखा खोलने के लिए क्यों इसके लिए प्रयास नहीं किया? माननीय मंत्री जी, मैंने कम से कम 10 बार आपसे पत्राचार किया है, ये सारी चीजें
पत्र मैं लेकर आई हूं और एक भी पत्र का जवाब आपका मुझे नहीं मिला है। बल्कि मैं तो ये कहूं कि नवीन शाखा बैंक हेतु जो आदर्श नीति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदर्श नीति लेके आई हूं, क्योंकि इसमें जितने नियम है 12 बिंदु पर का पालन हमारे जो जिनको मैंने नाम दिया है वो क्षेत्र करते हैं, लेकिन इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमने ऊपर भेजा है। लेकिन 2020 से इनको लगातार पत्राचार कर रही हूं, उनका कोई भी जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें माननीय मंत्री जी आप बता दें क्या आमदनी की घोषणा आप कर देंगे क्या? भैया नारायण चंदेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रस्ताव आया है, लेकिन सीधे हम उसको बैंक नहीं खोल सकते, बैंक की शाखा, उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन की जो जरूरत उसमें है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नवीन शाखा खोलने के लिए कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही की जाती है। जो नवीन जो शाखा बोल रहे हैं खोलने के लिए, उसके लिए आरबीआई, लेकिन कोई भी बैंक 3 वर्ष से कार्यशील हो और बैंक का CRAR की पूंजी जो जोखिम होता है उसके 9% से कम नहीं होना चाहिए। बैंक के निवल NPA 5% से अधिक कम नहीं होना चाहिए। बैंक द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशियो, मैं बोला ना। हाँ बोलिए। भाई आप बोले कि माननीय मंत्री जी इसी तरह का हुआ है, पत्राचार में कार्रवाई प्रश्नकाल समाप्त।